हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि कल ही हम लोगों ने आपसे बोला था कि हमारा एक नया प्लेटफॉर्म है पीसीएस अभ्यास के नाम से, जिसमें हम लोग अभी खासतौर पे पहला एक साल यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आरओ पे पूर्णतः फोकस रहेंगे। यूपी पीसीएस की अगर आप लोग प्रारंभिक परीक्षा की बात करोगे तो मैंने कल आपको बताया भी था कि प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम अराउंड 60 क्वेश्चन के करीब में अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हो तो 60 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से मिल जाते हैं, हमेशा पीवाईक्यू से मिल जाते हैं। आप जब कहते हो ना कि सर कट ऑफ तो बढ़ गया, तो कट ऑफ बढ़ने का हमेशा यही मतलब होता है कि ये जो क्वेश्चन है ना 60 क्वेश्चन, इनकी संख्या बढ़ गई, यानी पीवाईक्यू के प्रश्नों की संख्या बढ़ गई। और पीवाईक्यू के प्रश्न रिपीटर के लिए बहुत ही आसान होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सब रिपीटर के सही होते हैं, तो फलतः कट ऑफ बढ़ती ही बढ़ती है। अब हम लोग बात करेंगे कि पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो पहला हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम लोग पीवाईक्यूज को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लें। देखो, एक मेरे पास विकल्प था कि मैं पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को पीपीटी पे टाइप करा के आप लोग के पास आता, उसमें थोड़ा टाइम और संसाधन, समय और संसाधन दोनों लगता है, और सबसे बड़ी बात ये दोनों का भी अभाव है। ठीक, समय का अभाव क्यों है ये बता दूंगा, थोड़ी सी क्लास आगे बढ़ने दो, कुछ दिन बीतने दो, ठीक है, तो समय के अभाव का कारण बता दूंगा। संसाधन, जाहिर सी बात है कि पहली बार स्टार्ट हो रही है प्लेटफॉर्म, तो संसाधन का अभाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इतना नहीं है कि आप लोग के पास बेहतरीन डिलीवरी ना हो पाए। जिन लोग को हम लोग के टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना है, आप एक बार टेलीग्राम पे अपने, ठीक है, पीसीएस अभ्यास सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से चले जाएंगे। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 146 लोग ऐड हो चुके हैं, यानी 150 से कम है। हालांकि जब तक अभी आपके पास वीडियो पहुंचेगी, वीडियो सामने पहुंचेगी, मैं इस वक्त 8:30 के करीब में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक, सुबह की, तो जाहिर सी बात है तब तक सब्सक्राइबर्स इससे अधिक हो जाएंगे। तो यार फिर वही बात है, प्लीज़ सपोर्ट करो और वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग, प्लान डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे तैयारी करेंगे। तो देखो, पहले इस बुक की विशेषता बता दो। घटना चक्र को एक बार पुनः विशेष धन्यवाद इस बुक को लॉन्च करने के लिए, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करना है, इस बुक को अगर खरीदना चाहते हो तो मार्केट में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बोलना रहेगा। एक सेकेंड, आप बोल देना कि जो पूर्वावलोकन का, ठीक है, कंबाइंड यूपी पीसीएस पूर्वावलोकन आया 2024 के लिए, वो हमको चाहिए। और ये बुक मैं तो कहूँगा ना, आप सब लोग ले लो। इस बुक में अभी जो रिसेंट में आरओ की परीक्षा हुई है उसके पेपर को भी शामिल कर लिया गया यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब देखोगे कि इस बुक की विशेषता क्या है। यहाँ पे सभी विषय, इतिहास, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमी और यूपी स्पेशल, सभी विषयों के यूपी स्पेशल के अब तक जितने प्रश्न, इस तरीके से सभी एग्जाम में पूछे गए कंबाइंड क्वेश्चंस की प्रस्तुति अब तक मार्केट में नहीं थी, और होगी तो मेरी नज़र नहीं पड़ी फिर, ठीक है। लेकिन नज़र एक ही पे पड़ी है जो अभी मार्केट में है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप लोग ले लो, आपके रिवीजन के लिए बहुत 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 जरूरी बुक है। अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो भारतीय इतिहास के मैं स्टार्ट करूंगा अल्टरनेट पे। जैसे आज मेरी क्लास जाएगी तो कल मेरी नहीं जाएगी, परसों मेरी जाएगी। जो कल मेरी नहीं जाएगी वहां पे पॉलिटी की क्लास खुद रमन सर की जाएगी, ठीक। इसके साथ साथ अभी हम लोग एक पीवाईक्यू चर्चा स्टार्ट करेंगे। पीवाईक्यू चर्चा में देखो, इस बुक में क्या है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के, यूपी पीसीएस मेंस के, आरओ के, जीआईसी प्रिंसिपल के, मतलब यूपी आयोग ने जितने एग्जाम कराए वो सबको शामिल कर दिया है। लेकिन पीवाईक्यू चर्चा जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे आज पीवाईक्यू चर्चा हमारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के ऊपर होगी, ठीक है, 2023 के प्री के क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी। तो यहाँ पे फिक्स है कि हम लोग यूपी पीसीएस, ठीक है, 2023 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को ही उठाएंगे और वही डिस्कस करेंगे। उसमें ना मेंस रहेगा, ना आरओ रहेगा, ना कुछ भी रहेगा, ठीक। तो ये डिस्कशन पूर्णतः प्रीलिम्स अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे जब आपकी प्री, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या ज़्यादा है, भीड़ बहुत प्री में जाते हैं, एक बार प्री जब निकलेगा तो मुख्य परीक्षा के लिए यार तो हर बार की तरह इस बार भी तैयार रहेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास के तौर पे ये पहली क्लास है, तो एक बार चैनल, जो भी दोस्त, खासतौर पे जिन दोस्तों को लग रही है वीडियो हाथ में, प्लीज़ वो अपने दोस्तों में एक बार जरूर ही शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग जब मतलब जिसके पास थोड़ी पुरानी बुक होगी उसको, वो तो जैसे ही पेज पलटेंगे वैसे ही उनका इतिहास स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिन लोग के पास नई बुक, जो अभी जाके मार्केट से खरीदेंगे, जब वो थोड़ा स्लाइड करेंगे तो 2023 का जो आरओ का पेपर है वो कंप्लीट करा दिया हो गया है। उसके बाद से आपका मैं पेज नंबर बता दूं, ठीक है, थोड़ा नीचे आओगे तो पेज नंबर 5 लिखा गया है, ठीक है, पेज नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब
और पहले आरओ के पेपर इसमें ऐड कर दिए गए। अब हम लोग आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्राचीन इतिहास में इस पूरी बुक में वैसे तो 10,000 के 15,000 के करीब में क्वेश्चन है, 15,000 क्वेश्चन। ठीक, घटना चक्र ने खुद ही लिखा हुआ है 15,000 के करीब में क्वेश्चन है। इतिहास में कितने क्वेश्चन है ये भी लिखा हुआ है। खैर हम लोग क्यों जाए, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, थोड़ा पेन का साइज मुझे लगता है मैं बड़ा कर लूंगा, स्टार्ट करता हूँ। देखो कभी कभी क्या ना, अभी देखो 2015 में लोअर पीसेस में क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन इस टाइप के रैंडमली कभी कभी एक बार आपके सामने आते फिर रिपीट भी नहीं करते। ठीक, आयोग को भी लग जाता है कि इन क्वेश्चंस का इतना महत्व नहीं है, बट कर लेना रहता है क्योंकि आया हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुड, ये बस याद कर जाना। इसमें मतलब ये नहीं कि सर बहुत 3-5 क्या थे, कैसे पता है कि सर ये भूगर्भ वैज्ञानिक ही थे या पुरातत्वविदी थे, इतना दिमाग नहीं। इसमें तो मैं ये कहूँगा ना, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली फैक्ट है कि भाई रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे। ठीक है, तो वो क्या थे कि पुरातत्वविद भी थे, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसके दोनों ऑप्शन सही हैं, ये इसमें दिमाग लगाना नहीं है, तो सीधा याद करेंगे। हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन से तैयारी करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने अपने 2010 में पूछा था कि कोपेनहेगन की संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था, किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे। थॉमसन जी के द्वारा ये विभाजन जो है वो किया गया था, थॉमसन जी ने। अब ये कभी क्वेश्चन मान लो उल्टा दे दे, ठीक है, कि कहाँ की सामग्री के बेस थॉमसन जी ने पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो दिमाग में रखना, तो कोपेनहेगन की सामग्री के, ठीक है, आधार पर कोपेनहेगन संग्रहालय जो है, कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामग्रियां मौजूद है उनके आधार पर ये डिवीजन किया गया था। तो यहां पे चांस है ना, और ये यूपी पीसीएस करती भी है, कथन कारण के क्वेश्चन को कथन कारण में से किसी एक के फैक्ट को उठा के जो राइट रहेगा एमसीक्यूज बना देगी। एमसीक्यू में, ठीक है, उसी से कथन कारण बना देगी, क्योंकि भाई कि अगर नहीं एक्सप्लेन करेगा तो नहीं करेगा। चारों ऑप्शन तो ऐसा होता है कि ABCD में से कहीं तो फिट बैठेगा ही बैठेगा। ठीक, अब ये देखो, ये क्वेश्चन पूर्णतः संभावना है कि आपके पास रिपीट भी करे। 2023 में नए बन के क्वेश्चन आए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन हालांकि पूछे जा चुके हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ पुरातात्विक स्थलों के नाम लिखा है, दूसरी साइड में उनकी वर्तमान लोकेशन क्या है उनको लिखा हुआ है। आपको मैच कराना है। जो स्थान है वो है नेवासा, इसमपुर, डिडवाना, ठीक है, और गुड़ियाम गुफा। इसमें कोई कुछ भी ना जान रहा हो, लेकिन दैमाबाद, नेवासा, ये नाम तो आपने सुना होगा। कब सुना होगा, ठीक है, किस ड्यूरेशन में जाके आप सुनते हो, किस समय काल में दैमाबाद, नेवासा, इनका नाम सुनते हो। ठीक है, जोरवे। ठीक, अब आते हैं, तो देखो नेवासा जाहिर सी बात है आप मैच कराओगे महाराष्ट्र से। ये एक ऐसा है कि भाई किसी ने किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ाओ, किसी के नोट्स से पढ़ाओ, शायद ही किसी का नोट्स या कोई टीचर हो जो ये ना बताए कि भाई नेवासा, दैमाबाद ये कहाँ पे है। तो इसका तो हो गया था हमारा, सीधी सी बात है। तो ए का तो आपने 3 मैच करा लिया, पहले ए का 3 खोजो कहाँ कहाँ पे है। तो एक ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन में है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग आते हैं, दूसरा हम लोग मिलाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है इशमपुर, डिडवाना गुफा और गुड़ियाम गुफा। ठीक है, आपका जो डिडवाना है, डिडवाना आपका पड़ता है राजस्थान में। ये इसके पहले आप घटना चक्र का PYQ पढ़ोगे, मेन वाली PYQ, ठीक है, तो उसमें डिडवाना गुफा की और डिडवाना के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो डिडवाना हो गया आपका राजस्थान से, यानी सी हो गया आपका 1। सी का 1 ढूंढोगे तो सी का 1 2 जगह है, लेकिन जिन ऑप्शंस में से आपको सी का 1 मिलना है वो केवल एक ही जगह, यानी ऑप्शन नंबर सी पे है। अब ये फैक्ट्स में आपको करना क्या होगा कि भाई नेवासा महाराष्ट्र याद कर लेना है और आपका डिडवाना गुफा राजस्थान याद करना है। अब जो बचे आपके 2 हैं, इशमपुर कर्नाटक, ठीक है, और गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। ये 4 फैक्ट्स क्या होना चाहिए, आपको याद करना चाहिए। और इनमें से अगर ये 4 फैक्ट आपको नहीं पता थे तो कोशिश करके इसको अपने नोट्स पे जाके लिख लेना है। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको लिख लेना है। अब देखो ये 4 हो गए। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ। यहां पे क्लियर दिमाग रखना है, पशुपालन का प्रारंभ। अब देखो जब इंसान स्टार्ट करता है जिंदगी, तो भाई पाषाण काल, तो वो अपनी जिंदगी पत्थरों के इर्द गिर्द जीता है, तो उसको हम लोग पाषाण काल के नाम से जानेंगे, क्योंकि जिंदगी पत्थरों के इर्द गिर्द है। धीरे धीरे क्या होगा ना, जब वो जंगलों की तरफ निकलेगा, जानवरों को मारेगा, ठीक है, तो उसको लगे यार कि मैं इनको पाल के रख भी सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि भाई जानवर मिल ही नहीं रहे, ठीक है, बहुत ऐसा सीजन आ गया जानवर मिल ही नहीं रहे, बहुत दूर तक भागना पड़ रहा है। तो उसके दिमाग में कि अगर मैं इनको पाल के रख लूंगा तो ये 2 काम करेंगे। एक तो हमारे लिए, ठीक है, टूरिज्म का साधन बनेंगे, ठीक है, भाई इधर से उधर लेके जाएंगे, घुमाएंगे, हमको फिराएंगे, बैल मालने बांध लिए तो कहीं इधर उधर घुमा देंगे हम लोग को, ये मजा है। ढोने का साधन बन जाएंगे, ढोएंगे। तीसरी बात क्या है कि भैया जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं है तो काट के खा भी जाएंगे। तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो
इन कारणों से इन्होंने क्या किया, पशुपालन, हमेशा क्या हुआ कि पशुपालन, इसका मतलब कि पहले पशुपालन और कृषि में से क्या पहले आई होगी, तो पहले आई आपकी पशुपालन। जब पशु पालने लगे तो इनको पता चला यार कि ये तो खाएंगे वही जो जमीन पे हो रहा है, ठीक, तो धीरे धीरे, और ठीक है, और कंदमूल फल ये इंसान भी खाता था, तो उनको लगा क्यों ना हम एग्रीकल्चर स्टार्ट कर लें, कृषि स्टार्ट कर लें, ठीक। तो इसके बाद से अगला पड़ाव आपका होता है जब कृषि आती है, तो पशुपालन ये प्राइमरी, ये पहले का एज है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पहले का, लेकिन बहुत पहले का नहीं, ठीक है। ये मध्य पाषाण काल में आपका स्टार्ट होता है, ये मध्य पाषाण काल में स्टार्ट होगा, और ये आपका नव पाषाण काल में स्टार्ट होगा, ठीक है। मध्य पाषाण काल में आपको कुछ आरंभिक साक्ष्य आपको पशुपालन में देखने को मिल जाते हैं, खासतौर पे राजस्थान से और मध्य प्रदेश से आपको इसके साक्ष्य मिलते हैं। मध्य प्रदेश में एक लोकेशन है जिसका नाम है आदमगढ़। आप यहाँ पे देखोगे आदमगढ़, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, आदमगढ़ को मैच करवाने के लिए सकता है, जैसे अभी पुरातात्विक स्थल और राज्य को मैच कराने के लिए दिया था, तो हो सकता है कल को आदमगढ़ और यहाँ पे देखो एक लोकेशन है बागोर, इसको मैच कराने के लिए देते। तो बागोर कहाँ हो गया, बागोर राजस्थान में हो गया और आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में हो गया। तो ये तो एक तो लोकेशन बेस्ड पीटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गए जो कि हमको तैयारी कर लेना है। ये उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। नव पाषाण काल में अभी कृषि के कहाँ साक्ष्य मिले, ये अभी आगे पता चलेगा, हमारे गोरखपुर के बगल से ही प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, देख लेते हैं, ठीक। ये कभी ये स्टार पॉइंट रिसेंट में कभी क्वेश्चन आया होगा आदमगढ़ और बागौर पे, ठीक है, कि मध्य पाषाण काल में कहाँ पे प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, तो बागौर और आदमगढ़ से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे कह रहा ना कि ये लोकेशन है कि भैया इनको क्या करो आप पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज करना है। जो 4 लोकेशन दिए गए हैं वो दिए गए आपको पैसरा, लिखैया, बिरभानपुर और मैदा, ये 4 लोकेशन है। देखो पहली बात, कभी भी किसी को, ठीक है, अगर कभी पुरातात्विक स्थल पूछ दे, आपको एक गेस करना रहेगा भाई है कहां पे, ठीक है, ये चारों लोकेशन है कहां पे। तो देखो 2 लोकेशन एटलीस्ट आप लोग पहचान रहे होंगे, एक लोकेशन है लिखैया और एक लोकेशन है मैदा। ये 2 लोकेशन तो मुझे पता है, बहुत क्लियर आप लोग पहचान रहे होंगे। मैं दमदमा और मैदा, ठीक है, ये हमको पता है कहां पे है, ये प्रतापगढ़ में है, ये प्रतापगढ़ में है, ठीक है, प्रतापगढ़ में। लिखैया मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में। अच्छा ये बात अगर आपको पता है, मान लो आपको पैसरा कहां पे नहीं पता है, पैसरा नहीं आपको पता है और आप यूपी के रहने वाले, मतलब ये यूपी में तो नहीं है, यूपी में श्योर है कि नहीं है, क्योंकि किसी न तो किसी अब तक फॉर्म में पेपर में क्वेश्चन बन के पुरातात्विक स्थल अगर यूपी का रहता तो आ चुका होता। बिरभानपुर अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हालांकि दिमाग में बिरभानपुर इसके पहले आ चुका है, ठीक है, तो ये दिमाग ये आपका वेस्ट बंगाल में, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। अब सोचो इसका मतलब क्या है, आप ये क्लियर समझ सकते हो भाई, लिखैया और मैदा यानी दूसरा नंबर और चौथा नंबर कुछ भी हो जाए, ये कहां पे होगा, ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, ये होगा वेस्ट में, और लगाना कहां पे, पश्चिम से पूर्व, ये होगा वेस्ट में, यानी 2 और 4 लास्ट में नहीं होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन यहां पे देखो 2 कहां पे लिखा है, लास्ट में लिखा है, ठीक है, 2 और 4 लास्ट में नहीं होगा, तो 1 नंबर ऑप्शन तो आप वैसे भी काट दिए। अब यहां पे देखो 1 3 को यहां पे लास्ट किया है, इन लोगों को लास्ट में कर दिया है, अब आपको यहां से सोचना है, एक ऑप्शन तो आप लोग क्लियर काट दिए, केवल इतना सोच के कि भाई कभी 2 और 4 लास्ट में नहीं होगा। अब अगर आप थोड़ा मैप को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये आपको देखा प्रतापगढ़, ये आपका हो गया प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ से नीचे आओगे तो इलाहाबाद, इलाहाबाद से नीचे आओगे तो मिर्जापुर, वेस्ट टू ईस्ट, जरा ना ये देखो, ठीक, यहां से आप क्या बोल रहा है, ये 2 हो गया, यानी प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में, तो जाहिर बात है कि प्रतापगढ़ कहां हो गया, प्रतापगढ़ आपका वेस्ट में हो गया, तो प्रतापगढ़ आपका वेस्ट में हो गया, यानी मैदा आपका सबसे वेस्ट पार्ट होगा, 4 नंबर से स्टार्ट होगा, 4 नंबर से स्टार्ट होगा, तो आपका डी नंबर ऑप्शन कट गया। एक बार थोड़ा सा मैप को ना, खासतौर पे जो बहुत ही चर्चित एरिया हो, ठीक है, बाउंड्री एरियाज हो, उनको एक बार जरूर देख लेना होता है। थोड़ा सा मैप को एक बार वीकेंड में भी कभी खोलोगे, कुछ काम पड़े, जैसे मान लो कि लिख दिया कि यार कि ये योजना बलिया में स्टार्ट की है, तो आपका कुछ काम नहीं है, यूपी में जाओ, बलिया एक बार देख लो, बलिया की लोकेशन देख लो, खत्म बॉल, ठीक। कुछ सोनभद्र को लेकिन यूज आगे एक बार सोनभद्र सर्च करो, सोनभद्र देख लो, लोकेशन देख लो, हटा लो दिमाग से, एटलीस्ट आपको ये बता रहेगा कि सोनभद्र ईस्ट में है कि वेस्ट में है, साउथ में है कि नॉर्थ में है, ठीक है। आते हम लोग, अब आपको पता है भैया ए और सी में से ही कोई ऑप्शन होने हैं, ए और सी में से ही कोई ऑप्शन होने हैं, ठीक। अब देखो जो यहाँ पे पैसरा नामक लोकेशन है, फैक्ट में आपको बता दूं, पैसरा आपका है बंगाल में, पैसरा कहाँ पे है, तो बंगाल में है, सॉरी बिहार में है, पैसरा आपका कहाँ पे है, तो पैसरा आपका बिहार में है, बिरभानपुर आपका वेस्ट बंगाल में। अब आपके लिए आंसर इजी हो गया, ठीक करना क्या, सी, ठीक है, वेस्ट बंगाल कहाँ चला जाएगा, ज्यादा ईस्ट चला जाएगा, ठीक है,
तो 4 2 1 3 याद हो गया। अब कल को यही क्या कर सकता है, मैदाहा लिखैया पैसरा बिरभानपुर को मैच दी कॉलम में दे सकता है, सुमेलित करिए। इसको डिलीट कर दिया आप, इसका तो कोई काम अब नहीं है, अभी जब रहेगा दोबारा कर लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, कहां से प्राप्त हुए। ठीक है, हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए, ये आपको क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस है, चौपानी मांडो, काकोरिया, मैदाहा और सरायनहार राय। अब यहां पे जो 2 लोकेशन है, सरायनहार राय और मैदाहा, इनको ध्यान में रखना है। देखो वैसे तो यहां पे लिख भी रहा है CND, ठीक है, कि मैदाहा से भी और सरायनहार राय दोनों ही जगहों से क्या हुआ है, आपको हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। पहले तो ऑप्शन सीधा तैयार कर जाना कि भाई मैदाहा और सरायनहार राय से। लेकिन कभी भी आपको बता दो, ये डाउट कभी भी आए, आयोग ने, ठीक है, भले एक्सेप्ट कर रहे कि, क्योंकि पेपर में जब आप पढ़ोगे ना, हम लोग कह पेपर का नोटिस पढ़ने का तो टाइम ही नहीं रहता है, वहां बैठ के नोटिस थोड़ी पढ़ेंगे। तो अगर 2 ऑप्शन में विवाद हो गए हैं और जो सबसे नजदीक आंसर है, आयोग अक्सर उस आंसर को सही मानती है। अब सपोज कि ये पेपर में दोबारा क्वेश्चन बन के आ जाए, अब आपके लिए फिर दिक्कत कि मैदाहा मारे या सरायनहार राय मारे। हड्डी के उपकरण नो डाउट दोनों जगहों से मिले हैं, लेकिन अगर आप लोग मात्रा देखोगे तो सर्वाधिक मात्रा में जो हड्डी के उपकरण मिले हैं वो मैदाहा से मिले हैं। मैदाहा के बारे में अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा, तो मैदाहा के बारे में एक फैक्ट आपका याद यहां से कर लो कि यहां से बहुत ही बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। सरायनहार राय से भी प्राप्त हुए हैं, बट ठीक है, अब प्राप्त क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा कहां से अधिकतम प्राप्त हुए हैं, लेकिन मान लो कुछ नहीं करे, एक छोटा सा फैक्ट लगा दे कहां से अधिकतम प्राप्त हुए हैं, तो ये क्वेश्चन फिर सही बन जाता। तो पूरी चांस है ये दोबारा क्वेश्चन बन के आए, और देखो आया भी है। उस साल UPPCS मेंस में भी पूछा गया और UP RO में भी पूछा गया, दोनों जगह पूछा गया। ठीक है, तो एग्जाम को बहुत सीरियसली दोनों लेना है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताया था कि भाई जब मैदाहा करा रहा था, मैंने बोला कि दमदमा और मैदाहा प्रतापगढ़ से पाए जाते हैं। दमदमा एक ऐसा मतलब पुरातात्विक स्थल है जहां से एक कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य पाए गए हैं, 3 मानव कंकाल के। अब बोलोगे सर कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो 3 मानव का एक जगह पे दम निकल गया, दम मतलब प्राण निकल गया है, जान निकल गया है, ठीक है, तभी तो वहां पे दफनाए गए हैं। ठीक, तो दमदमा इजिली याद हो जाएगा, ठीक है, कि 3 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं, तो वो कहां से, दमदमा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बात, अच्छा UPPCS की मेंस में हिस्ट्री है, ठीक है, तो क्वेश्चन ले सकते हैं कि भाई कि उत्तर प्रदेश की इतिहास, मतलब अगर जो स्थल हैं उनको बताने के लिए, तो भाई पुरातात्विक इतिहास जब आप उसका लिखोगे, पुरातात्विक इतिहास जब हेडिंग डालोगे, ठीक है, या पुरातात्विक साक्ष्य जब हेडिंग डालोगे, तो आपके लिए पास क्या ऑप्शन है, आपके पास मध्य गंगा घाटी की एग्जांपल है प्रतापगढ़, बहुत बढ़िया, सरायनहार राय की एग्जांपल लिख दीजिए, मैदाहा के लिखिए, दमदमा के लिखिए, पेटी के ये फैक्ट्स मेंस में आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, कह रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी, तो ये पहले ही मैंने स्टार्ट करो इनिशियली समझा दिया, तो नवपाषाण काल में, बहुत टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, ठीक है, ये एक्चुअली ध्यान देना, ठीक है, ये 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 1997 में। अभी कुछ रिसेंट के साक्ष्य सामने आए हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। तो ये तो सीधा याद करो यार, जौ था। ठीक है, एक बार पीटी में मुझे ये भी पता है, क्वेश्चन बन के आ गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पुर्तगालियों के द्वारा लेके आई गई थी, उसमें एक ऑप्शन था जौ। ठीक, तो पुर्तगाली शायद कभी मैप में रहे भी ना हो। ठीक है, जौ भारत में तब से उगाया जाता है। ठीक, तो ये दिमाग में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य। ये देखो एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत बदलता रहा। ठीक है, कभी इसका आंसर मेहरगढ़ हुआ करता था, लेकिन अब इसका आंसर लौरादेव होगा। गोरखपुर के बगल में एक छोटा सा जिला, उसका नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, और इस संत कबीर नगर का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां पे, खलीलाबाद। ठीक है, हेडक्वार्टर है खलीलाबाद। तो यहीं से लहुरादेव से क्या है, आपको प्रारंभिक साक्ष्य देखने को मिलता है कृषि का। आप बोलोगे सर लहुरादेव से प्रारंभिक साक्ष्य जो कृषि का मिलता है, किस चीज का मिलता है? तो देखो पहले क्या था कि पहले जो मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले थे, ठीक है, मेहरगढ़ से इनिशियल देखो यहाँ पे लिखा है, मेहरगढ़ के जो साक्ष्य थे वो 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। लंबे समय तक इसको प्रारंभिक साक्ष्य माना जाता था। ठीक है, चावल के साक्ष्य आपको कोल्डिहवा से ओल्डेस्ट मिले हैं, वो कोल्डिहवा से, मध्य गंगा घाटी में जाओगे तो कोल्डिहवा से मिले थे। ठीक है, अब देखना, ठीक, चावल के साक्ष्य मिले हुए थे कोल्डिहवा से। ठीक है,
यहाँ से चावल की भूसी की साक्ष्य देखो प्राप्त हुई देखो लेवा से। लेकिन जब लहुरा देव की खुदाई होती है, ध्यान देना है लहुरा देव का, तो लहुरा देव से जो साक्ष्य मिलते हैं, ध्यान देना है, वो आपको कितने, वो लगभग 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य हैं। ठीक है, ये तो केवल 7000 ईस्वी पूर्व का साक्ष्य, ये लगभग 9000 ईस्वी पूर्व का साक्ष्य बन जाता है। तो ओल्डेस्ट साक्ष्य कभी पेपर में आया तो दिमाग में रखना है, ओल्डेस्ट साक्ष्य अब आपका हो गया है लहुरा देव। अब ऑप्शन में आपकी लहुरा देव नहीं है, फिर आपके पास खुलेआम विकल्प है मेहरगढ़ को टिक करने का। और आयोग ऐसे क्वेश्चन बना सकती है, मैंने बोला ना हमेशा नियरेस्ट फॉर्म सही होता है। कोई पीवाईक्यू ऐसा आंख मूंद के उठा ले जिसमें लहुरा देव हो ना मेहरगढ़ हो तो दे देगा क्वेश्चन, और आप सोचोगे यार लहुरा देव तो है ही नहीं कि पेपर ही गलत है, तो गलत नहीं है, दिमाग में रखना अपने। ठीक है, इसको सही करते हैं। अब लोग आते हैं नेक्स्ट, कह रहा कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। ठीक है, अब देखो प्राचीनतम अस्थायी जीवन कब से स्टार्ट होगा, पहले ये तो सोचो, क्या पशुपालन जब स्टार्ट होगा उसको आप स्थायी जीवन मारोगे, या कृषि जब स्टार्ट होगा उसको आप स्थायी जीवन मारोगे? बस सिंपल सी बात है भाई, इंसान जब खेती करेगा तब ना उसको लगेगा कहीं घर और बनवा के रखते। अब देखो अभी भी गांव में क्या होता है, जहाँ पे मान लो कोई आलू क्या किया अपने घर से 200 मीटर 500 मीटर दूर बो दिया, तो वहाँ पे क्या कहते हैं टेम्पररी घर बना के मड़ई डाल के रखाना स्टार्ट कर देता है। तो कृषि जब स्टार्ट होगी ना, कृषि जब स्टार्ट होगी तो स्थायी जीवन स्टार्ट होगा, कृषि से स्थायी जीवन स्टार्ट होगा। ठीक है, और कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ पे, मेहरगढ़, ये दिमाग में 2008 का आंसर है। और मेहरगढ़ एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे मतलब देखो लहुरा देव से मेहरगढ़ भले एग्रीकल्चर में साक्ष्य पहले के हैं, ठीक है, लेकिन मेहरगढ़ में स्थायी जीवन की अगर प्रमाण देखोगे ना तो कृषि बेस भले देख लो कि लहुरा देव में, ठीक है, वैसे मेहरगढ़ तो इस मामले में है। ठीक, तो मेहरगढ़, अब यहाँ पे दोनों दे दे आंसर लहुरा देव और मेहरगढ़, तो मैं कहूँगा फिर लहुरा देव मार देना, क्योंकि एग्रीकल्चर के साक्ष्य सबसे पहले के है, तो एग्रीकल्चर का मतलब ही स्थायी जीवन। यहां पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहुरा देव की और भी विशेषता है कि जो लहुरा देव के साक्ष्य ना यहाँ पे बहुत ओल्डेस्ट समय से मिलते हैं। जैसे आप पाषाण संस्कृति, पाषाण काल से ही आप लोग क्या करोगे, स्टोन एज से ही आप मेहरगढ़, सॉरी लहुरा देव बोला, मेहरगढ़ वाला जो लोकेशन है, ठीक है, पाषाण संस्कृति से इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने स्टार्ट हो जाते हैं मेहरगढ़ के। ठीक है, और जब तक आप हड़प्पन कल्चर तक नहीं आते, हड़प्पन सभ्यता तक नहीं आओगे वहां तक, ठीक है, और हड़प्पन सभ्यता में की भी तीनों फेज, ठीक है, तीनों फेज का, ठीक है, चाहे पूर्व हो, परिपक्व हो, ठीक है, बाद की हड़प्पन सभ्यता हो, तीनों ही फेज में आपको मेहरगढ़ का नाम देखने को मिलता है। यानी आपको स्टोन एज से लेके हड़प्पन सभ्यता, इतनी लंबी ड्यूरेशन तक आपको देखने को मिलेगा साक्ष्य किसका, मेहरगढ़ का। ठीक है, तो मेहरगढ़ में अवशेष जो है ना वो बहुत ज़्यादा, सांस्कृतिक अवशेष का मतलब है भाई उस समय के लोग जो कल्चर का हिस्सा रहा उसकी साक्ष्य जो, ठीक है, क्या यूज़ करते थे वो, ठीक है, जैसे मृदभांड मिल गया, ठीक है, मृदभांड मिल गया, उनके द्वारा यूज किए जाने कुछ उपकरण मिल गए, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको प्राप्त हो जाएंगे मेहरगढ़ से। अरे मेहरगढ़ का एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो आज हमारे पास नहीं है, ये बलूचिस्तान में, ठीक है, पाक बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखो, ठीक है, अगला ऑप्शन देख लो आप लोग, तो कह रहा कोई नौदा टोली का उद्खनन किसने किया, 13वां नंबर क्वेश्चन। अब देखो इसको याद करता हूं मैं, देखो यहाँ पे एक नौदा टोली लिखा है, तो नौदा टोली में एक टर्म्स है, उस टर्म्स का नाम है टोली। टोली मतलब बेसिकली होता है, ठीक है, गांव में आप देखोगे टोली का संबंध ही किससे होता है, ग्रुप से होता है, ग्रुप से होता है। ठीक है, टोली का मतलब ग्रुप से होता है, टोली बनाया जाता है यानी ग्रुप बना के जा रहे हैं। ठीक है, ग्रुप हमेशा, ग्रुप के एक टूटने की शंका हमेशा विद्यमान रहती है। ठीक है, तो इससे दिमाग में रखना सांकलिया, ठीक है, एसडी सांकलिया। ठीक है, तो नौदा टोली किससे हो गया, तो नौदा टोली का संबंध हो गया एसडी सांकलिया से। ठीक है, अब कहाँ पे प्रोफेसर थे, क्या थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप बस इतना दिमाग रखना कि नौदा टोली का सांकलिया हो गया। हम लोग अगला, अच्छा नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो नौदा टोली आपका एमपी में स्थित है। ठीक है, एमपी में स्थित है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपको आगे कह रहा है कि वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो वृहद पाषाण स्मारक नॉर्मली मृतक को दफनाने वाले स्थान हुआ करते थे। ठीक है, ठीक, मृतक को दफनाने वाले स्थान हुआ करते थे, तो ये तो मतलब इजी है। ठीक है, मेगालिथ का, ठीक है, ठीक, तो ये इजी था, ये इसमें कोई बात नहीं है।
अगला है राग का टीला निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से संबंधित है। ठीक है, राग का टीला निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से पाए गए हैं राग के टीले को। तो ऑप्शन है बुदियाल, कोल्डियावा, ब्रह्मगिरी और संगम कल्लू। संगम कल्लू से इसके एग्जाम्पल पाए गए हैं। संगम कल्लू आपका कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक के संगम कल्लू में। और जाओगे तो मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में ही लोकेशन है संगम कल्लू। अब मैसूर से आप चाहो थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आगे बढ़ के तैयार कर सकते हो तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, आंग्ल मैसूर वार हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है आंग्ल मैसूर वार, 1, 2, 3 या 4। ठीक, तो जितना हुआ है तैयार कर जाना है। अब आपको बताना है कि 4 तैयार करना है, 3 तैयार करना है। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार कर जाना। इसमें आंग्ल मैसूर वार याद करोगे तो पहले मैसूर वार में, ठीक है, जो गवर्नर जनरल है वो पता नहीं चलता है। ठीक, बाकी 3 के संबंधित गवर्नर जनरल का भी नाम याद करना कि किसके समय में हुआ। ठीक, तो ये हो गया संगम कल्लू। इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, छोटा सा फैक्ट है, उसको तैयार कर लेंगे। ठीक, अच्छा, ओल्डेस्ट प्रागैतिहासिक चित्रकला। ठीक है, अगर हम लोग स्टोन एज में की पेंटिंग की बात करें, प्रागैतिहासिक पेंटिंग की बात करें, ठीक है, तो पेंटिंग वो भीमबेटका से मिली है। मतलब यहाँ पे हाथी, सांभर, हिरन, इनके पेंटिंग्स देखने को मिले। भीमबेटका स्थित कहाँ पे है, तो भीमबेटका आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को आपको जाओगे तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ से आपको हाथी, सांभर, हिरन के पेंटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज आपको ये हो सकता है कि भीमबेटका की खोज किसने की, कभी पेपर में आ जाए भीमबेटका की खोज किसने की, भीमबेटका। तो देखो ये भी मैं याद करा दूंगा आपको। भीमबेटका की खोज की है वाकंकर जी ने, वाकंकर। ठीक है, अच्छा देखो भीम क्या है, भीम टर्म्स का मतलब क्या है, बलवान से है। ठीक है, जैसे आप महाभारत का सीरियल उरियल कहीं देखोगे तो अगर कुछ तोड़ना है, पत्थर तोड़ना है, कुछ ये तोड़ना फोड़ना है, तो ये काम बेसिकली कौन करता था। ठीक है, ये काम भीम करते थे, बल ज्यादा था। ठीक है, तो भीम का अगर बल का प्रयोग कर दे, ठीक है, हाथ चला दे, ठीक है, तो उनका हाथ 2.5 किलो का नहीं 2000-3000 किलो का है, तो किसी भी चीज पे मार देंगे तो कंकड़ पत्थर तक निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कंकड़ पत्थर तोड़ सकते हैं वो, वाकंकर। ठीक, तो भीमबेटका की खोज किसने की थी, वाकंकर महोदय ने की थी। इजी था इसलिए याद करा दिया। ठीक है, और एक बार देखो रिसेंट में क्वेश्चन बन के भी आ गया है कि पहली बार इसकी खोज किसने की या किसने देखा, तो वीएस वाकंकर जी ने देखा। ठीक है, अब यहाँ पे ओसीपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, गौरिक मृदवान पात्र की बात कर रहे हैं, ओसीपी की बात कर रहा है। ठीक है, गेरुवर्डी गौरिक मृदवान पात्र की। तो गौरिक मृदवान पात्र का जो संबंध है, ये आप जब गंगा बेल्ट पे जाओगे, ठीक है, गंगा घाटी में, तो बेसिकली वहां पे आपको गौरिक मृदवान संस्कृति देखने को मिलती है। तो इसका आंसर बनेगा आपका हस्तिनापुर। ठीक है, उस पूरे बारे में, क्योंकि वहां पे जो मृदभांड है वो, ठीक है, गेरुवर्डी है, तो ओसीपी कल्चर आपको देखने को मिलता है हस्तिनापुर में। अगला क्वेश्चन आपका है कि ताम्राश्म काल में, यानी ताम्रपाषाण काल में, ठीक है, ताम्रपाषाण काल को किसी और नाम से भी जानते हैं क्या। एक बार पीपीटी में क्वेश्चन बन के ये भी आ गया है। ठीक है, बीपीएससी ने बनाया था इसको, जो अभी मैंने पूछा है ये बीपीएससी ने बनाया था। आप लोग कमेंट भी कर देना कि हाँ ऐसा बनाया गया था। दूसरी बात की वीडियो प्लीज एक बार लाइक कर लेना, लाइक करना ना करना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो ये पहली क्लास है, पहली क्लास है और पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पे जाके क्लास बना रहे हैं। ठीक, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, तो बेटर है कि आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कह रहा है कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे। मतलब अब किस तरह दफनाते थे, क्या यहाँ पे दिशा उसकी लिखी हुई है कि भाई पूरब से पश्चिम दफनाते थे, पश्चिम से पूरब दफनाते थे, दक्षिण से उत्तर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण दफनाते थे। आप अगर थोड़ा सा आज भी, जैसे मैं इसको डाउट में मत पड़ो, ठीक है, अब आज सोचो, आज अगर मृतक को नॉर्मली रखा कैसा जाता है, तो उसको उनका क्या होता है भाई, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर में उनका सर होता है, ठीक, और दक्षिण में उनका पैर होता है। ये तो होता है सिर्फ आज भी, नॉर्मली आज का भी देखोगे, दफनाने का तो खैर मुझे नहीं बताया यही होता है कि नहीं, लेकिन मृतक अगर घर के बाहर रखे जाते हैं तो उनका डायरेक्शन यही रखा जाता है। ठीक है, आंसर इसका आप कभी भी दिमाग रखना है कि मारेंगे तो अब याद करने बैठोगे तो नहीं याद होगा भाई, वहां जाके बोला जाएगा दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, क्या करोगे, तो उत्तर से दक्षिण ये हमेशा दिमाग में रखो। ठीक है, आज के हिसाब से आज भी यही है। ठीक, हाँ,
उनको क्या किया जाता है कि एक सेप बनाया जाता है, मिट्टी का घड़ा हो गया या मिट्टी का सेप हो गया, उसमें कुछ उनकी जो वस्तुएं हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो रख दी जाती थी। विश्वास था कि पुनर्जन्म में विश्वास था कि या परलोक में विश्वास था कि वहाँ पे ये इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो, अभी मैंने आपको ताम्र पूछा था जब दैमाबाद पेपर में क्वेश्चन बन के आया था, ठीक है। तो देखो जोरवे संस्कृति का वहाँ पे मैंने आपसे नाम लिया था कि जोरवे संस्कृति कहाँ से संबंधित है। तो जोरवे संस्कृति एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है जो कि महाराष्ट्र वाले बेल्ट में आपको देखने को मिलती है। आप बोलोगे सर इसका नाम जोरवे संस्कृति क्यों रख दिया गया? तो हड़प्पा संस्कृति में हड़प्पा की कई पुरास्थल हैं और उस संस्कृति का नाम हड़प्पा जिस कारण से पड़ गया, उसी कारण से इस संस्कृति का नाम जोरवे पड़ गया, क्योंकि प्रारंभिक जो खुदाई हुई है वो हुई है जोरवे में। तो इसलिए जोरवे संस्कृति में क्या आते हैं? नेवासा आता है, दैमाबाद आता है, कोटे आता है, चंदौली आता है, ईमानगांव आता है, ठीक। इनमें से दो ऐसे गांव, नॉर्मली जो जोरवे संस्कृति आप देखोगे ये ग्रामीण संस्कृति रही है। ये कैसी संस्कृति रही है? जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा रही है, लेकिन इसके दो स्थल डेवलप्ड होकर शहरीकरण की तरफ निकल चुके थे, नगरीकरण की तरफ निकल चुके थे। उनका नाम आप चाहो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छा रहेगा बताना। मैं इसमें बता देता हूँ आपको, इसमें चंदौली नहीं है, कोटे नहीं है, ठीक है। अब 3 ऑप्शन है, 2 उसमें है, ठीक। तो ये आप लोग को बता देना है। अच्छा, अगर हम लोग आएंगे, कहना निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी दफनाए गए हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं पता चलता है भाई कि पहले मानव मरा कि पहले कुत्ता मरा, ठीक है, या दोनों मानव मरा तो कुत्ता को जबरदस्ती, ठीक है, ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया। खैर ये तो नहीं पता चलता है, बट कोई बात नहीं है। ऐसे साक्ष्य आपको बुर्ज होम से देखने को मिलते हैं। बुर्ज होम आपका कहाँ पे है? तो श्रीनगर में, यानी जम्मू कश्मीर में ऐसे साक्ष्य आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। गड्ढे वाले जो घर हैं प्रमुखतया से आपको बुर्ज होम, ठीक है। अब लोग कैसे पता चलेंगे? तो कुत्ते और कंकाल की दफनाने का जो साक्ष्य, यानी जो घर है, जो उनका आवास है, जहाँ पे मैक्सिमम साक्ष्य हब है, जो उनका जहाँ पे कुत्ते और मानव एक साथ दबाए गए हैं, उसका जो हब है वो कहाँ पे है? तो बुर्ज होम में। वो घर है जो वो हब है, वो होम टाउन्स कहाँ पे है? बुर्ज होम है, ठीक है। इजी याद हो जाएगा, ठीक है। इसी को गर्तावास भी, गर्तावास के जो साक्ष्य हैं, यानी गड्ढों वाले घर के भी साक्ष्य हैं, वो भी प्रमुखता से, ठीक है। गर्तावास, ठीक है। गर्त का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। तो गड्ढों में जो घर बनाए जाते हैं, वास का मतलब होता है आवास, ठीक है, निवास, जो भी कहो। तो गड्ढों वाले जो घर के साक्ष्य वो भी आपको यहीं से मिले हुए हैं, ठीक है। गर्तावास के साक्ष्य एक जगह से और भी मिलते हैं, लेकिन मेनली प्रमुखतः आपका बुर्ज होम ही इसका एग्जांपल है। आगे करा कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। मानव कंकाल सर्वाधिक कहाँ से मिले हैं? मोरहना पहाड़ से, घघरिया से, बगरीखोर से या लिखैया से। तो अगर वैसे देखोगे तो विंध्य क्षेत्र की जो शिलाश्रय है लिखैया, ठीक है। तो इस शिलाश्रय से आपकी मानव कंकाल के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी लिखे हैं कितने मानव कंकाल मिले हैं। डिफरेंट हिस्टोरियंस डिफरेंट में प्रूफ देते हैं। कुछ के हिसाब से इस लिखैया की शिलाश्रय संख्या 1 से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, कुछ कितने 27 प्राप्त हुए। तो 17 प्राप्त हुए या 27 प्राप्त हुए, मुझे नहीं लगता कि ये कभी आपको पेपर बना के क्वेश्चन देगा। हाँ, ये जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मानव कंकाल के सर्वाधिक साक्ष्य, ठीक है, मानव कंकाल के सर्वाधिक जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो आपके मिले हैं यहाँ से, लिखैया से। अब यहाँ पे फिर आपको कथन और कारण तो दिया है विंध्य क्षेत्र के ऊपर ही। कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी यहाँ से वहाँ गए, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि विंध्य भाई पाषाण युगीन लोग कहाँ रहे? यहाँ पे इजली पहाड़ पत्थर के सोर्सेज मिले भाई, क्योंकि भाई पत्थर से ही वो शिकार करेंगे, उसी से खाए पिएंगे, तो जाहिर सी बात है ना, उनको पत्थर तो चाहिए, पाषाण तो चाहिए, ठीक। अब देखो, तो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने, ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई कि बिल्कुल सही बात है, पहले रहे होंगे विंध्य क्षेत्र के से, फिर यहाँ से गंगा घाटी में निकल गए। अच्छा, विंध्य क्षेत्र क्यों रहे? क्योंकि यहाँ पे स्टोन ईजिली मिल जाएगा। यहाँ से गंगा घाटी में क्यों गए होंगे? गंगा घाटी में देखो, गंगा घाटी में जाने का मतलब है यहाँ पे क्या है? गंगा मतलब क्या है? रिवर है मतलब पानी के सोर्सेज हैं। पानी के सोर्सेज है तो यहाँ पे फूड के भी सोर्सेज है, मछली उछली मिल जाएगी, ठीक है, तो फूड के सोर्सेज है। दूसरी बात क्या है? अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो वाटर चाहिए, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज भी यहाँ पे मौजूद है। तो यानी थोड़ा जीवन एडवांस हुआ होगा तो ये गंगा की तरफ निकले हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ठीक है।
तो शुष्कता का चरण होता है, तो इसलिए भाई इनको रिवर्स बेल्ट में जाना पड़ा। तो बिल्कुल सही बात है, कथन कारण की व्याख्या करता है, सीधी सी बात है, बहुत लॉजिकल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से स्टोनेज हमारा खत्म होता है। अब हम लोग यहाँ से आएंगे सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पन कल्चर के ऊपर। अच्छा, हम लोग हड़प्पन कल्चर को ध्यान से देखते हैं। देखो सिंधु सभ्यता यानी सिंध इसकी मुख्य नदी थी, मुख्य नदियों ने इसको हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा संस्कृति क्यों जानते हैं? क्योंकि प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा से मिले हैं। किन्होंने हड़प्पा का खोज किया, ठीक है, या उत्खनन किया, ये आप लोग बता सकते हो। ठीक है, अब हम लोग एक बार ऑप्शंस को, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? तो देखो, मानव अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है ना जो सब कुछ परिवर्तित करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है। तो बेसिकली अब देखो, सोसाइटी पे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, वो अर्थव्यवस्था का पड़ता है। ठीक, अगर आपकी अर्थव्यवस्था बढ़िया है तो कास्ट का मतलब ही कुछ नहीं है। ठीक, वो दूसरी कास्ट बन जाती है। तो ये तो मतलब सीधा सा, मतलब मानव समाज का सबसे विलक्षण लक्षण जो है वो अर्थव्यवस्था ही है। ठीक है, इसके बाद से ये कभी क्वेश्चन दिया भी नहीं। 2004 का क्वेश्चन, आज 20 साल हो गए, 20 साल में रिपीट नहीं किया तो आप क्यों करेगा? खैर, कर जाना, दिमाग में रखना। आप कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ठीक है, अब देखो, जब आप सिंधु सभ्यता की बात करते हो तो यहाँ पे अच्छा, प्रसारण काल में आपके पास साक्ष्य है क्या? अब देखो यहाँ पे केवल पत्थर है। ठीक है, साक्ष्य के तौर पे क्या है? आपके पास केवल पत्थर है, कुछ उपकरण है, पढ़ लो जो पढ़ना, उससे अंदाज लगा लो कैसे रहते होंगे। लेकिन जब सिंधु सभ्यता आप लोग जाते हो तो सिंधु सभ्यता में कुछ तो है, कुछ अभिलेख है, कुछ मृण मूर्तियां हैं, कुछ तो ऐसा है, कुछ जिसमें कुछ कुछ लिखा है, कुछ मनके हैं जिसमें कुछ तो लिखा है, बट क्या लिखा है पल्ले नहीं पड़ रहा है। हाँ, एक चीज समझ में आ गई कि इनकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का सीधा सा संबंध है। जैसे मान लो आज आप यूट्यूब पे जाते हो, सॉरी फेसबुक पे, तो क्या होता है, ऐसे एक हॉट वाला साइन बना है। ठीक है, ऐसा रहता है, एक ऐसे लाइक का नीले कलर में साइन बता है। ठीक है, ऐसे अंगूठा निकाल देता है, ऐसे मतलब जैसे तैसे भी। अब देखो, अपने दिमाग में क्या रखना है, तो अब इसे क्या समझते भाई कि अंगूठा वाला पे तो लाइक किया भाई, हमको आपका जो पोस्ट है वो पसंद आया। ठीक है, हार्ट वाला डाल दिया, दिल से पसंद आया। ठीक है, हार्ट वाला लोग और भी डाल सकते हैं। ठीक, तो हर एक रिएक्शन का हा का रिएक्शन डाल दिए। ठीक है, दांत चियारते हुए, तो उसका अपना मतलब हो गया, मतलब ठीक है, मजा आया देख के, जो भी लिखी हो। ठीक है, या जो भी पढ़ा है। ठीक, तो इन जगह आजकल एक ऐसा आ गया, ऐसे दिल और ऐसे बीच में ऐसे फाड़ देता है। ठीक है, यानी दिल टूट गया। जैसे मान लो रोहित शर्मा को कप्तानी छोड़ के हार्दिक पांड्या को दे दी गई। अब आपने जब ये साइन कर दिया, अब इस साइन को आपको कोई देखेगा समझ जाएगा, आपको पसंद नहीं आया कि भाई हार्दिक पांड्या को कप्तानी मिल जाए। ठीक है, आपका ये दिल वाला साइन था तो पसंद आया, हार्दिक पांड्या को कप्तानी मिल जाए, तो मीन्स के भाव चित्रात्मक हो गया। ठीक, प्रागैतिहासिक युग से करा कि सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक। देखो, ऐतिहासिक युग का मतलब होता है आपके पास मतलब साक्ष्य भी हो, ठीक है, सोर्सेज भी हो, और वो पढ़ा भी जा सके, मतलब लिखा भी हो और पढ़ा भी जा सके। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है आपके पास ऐतिहासिक के पहले का युग, यानी सोर्स तो है बट पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, सोर्स तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए वो आद्य ऐतिहासिक ड्यूरेशन होता है। तो वो हो गया आपका आद्य। प्रागैतिहासिक उसको कहते हैं सोर्स ही नहीं है, सोर्स ही नहीं है, कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों कहा जाता है कि सिंधु आर्य सभ्यता गैर आर्य थी? कि वह एक नगरीय सभ्यता थी। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर, क्योंकि देखो आर्यंस जो थे ना, आर्य सभ्यता की जो हम लोग बात करते हैं, आर्यन कल्चर की जो बात करते हैं, ये जाहिर सी बात है ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। ये कैसी संस्कृति थी? ये ग्रामीण संस्कृति थी, ध्यान देना है। तो कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों गैर आर्य थी? कि भाई गैर आर्य की तो ग्रामीण नहीं होगी, तो मीन्स क्या थी? वो शहरी सभ्यता थी। और वो सिंधु घाटी सभ्यता को कहते भी क्या है? प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। इसको लोग क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। हमको होता है सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड हुआ करते थे। एक ऐसा नगर है जो 3 पार्ट में डिवाइड था, हाल ही में उसको विरासत स्थल में शामिल किया गया। क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो क्या है? ठीक है, कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक, एक ही नगर है जो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक, उछला शहर निचला शहर कहते थे, इसमें मध्यम शहर भी था।
ठीक, ये आप लोग जानना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने के महत्वपूर्ण कारण क्या हैं। ठीक है, कि क्यों हम लोग सिंध घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखते हैं। इसके पीछे 4 ऑप्शंस लिखा है, लिपि, तांबा, नगर नियोजन और मृदभांड। क्या है कारण? तो देखो, वैसे तो इसका आंसर आपको पता रहना चाहिए, मृदभांड है। ठीक है, मृदभांड है। नगर नियोजन भी, लिपि, तांबा, इनमें से कोई कारण नहीं है, मृदभांड। अब देखो कारण क्या है। अब जब मृदभांड की स्टडी करोगे, अच्छा आप सोचो कि पहले अगर मृदभांड कोई अपडेटेड मिलेगा, तो अपडेटेड मृदभांड का मतलब क्या है, बर्तन है। ठीक है, बर्तन अगर आपको लगे बहुत सुंदर सजा दिया गया, ठीक है, तो मीन्स क्या है, वो अपडेशन बाद के काल में आती है। चल वैल्यू एडिशन करते हैं। ठीक, अब देखो जैसे मान लो अभी हमने स्टार्ट किया है, तो हम क्या करें, एक पीडीएफ पे स्टार्ट किया, क्योंकि अभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कल को रिसोर्सेज आएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, एक अपनी पीपीटी बनवाएंगे, ऊपर पीछे अभ्यास बहुत बढ़िया तरीके से लिखा रहेगा, सुंदर सा। ठीक है, नीचे डिटेल लिखा रहेगा, फोन नंबर लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा, और बीच में प्यारा सा क्वेश्चन लिखा रहेगा, एक्सप्लेन करने के लिए बगल में जगह रहेगी। ठीक, तो अपडेशन हमेशा समय काल की प्रक्रिया है। ठीक है, समाज थोड़ा सा एडवांस। ठीक, अब देखो आप जब हड़प्पा संस्कृति के वो देखते हो, मृदभांड देखते हो, आपको नॉर्मली दिखेंगे कि मतलब एक मृदभांड है जिसको बना दिया गया है, और मतलब जब मृदभांड आप वो तैयार होता है तो कैसा आता है भाई, थोड़ा लाल कलर का दिखता है, तो उसमें ब्लैक पेंटिंग। ठीक है, तो रेड मृदभांड और ब्लैक कलर की, उसमें ब्लैक कलर से क्या करते थे, थोड़ी पेंटिंग कर देते थे। ठीक, लेकिन सामान्य से यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अब लिखा हुआ है काले रंग की आकृतियों से चित्रित, ठीक है, लाल मृदभांड आपको हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। लेकिन आगे के जो मृदभांड है वो क्या है, धूसर एवं चित्रित मृदभांड के एग्जाम्पल मिलते हैं, जो कि आर्यों से संबंधित है। धूसर एवं चित्रित पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के जो मृदभांड है वो आपको देखने को मिलते हैं, कब, आर्यों से संबंधित है। ठीक है, यही रीजन है कि हम लोग, चूंकि ये थोड़ा सा आगे का ड्यूरेशन है मृदभांड के हिसाब से, तो इसके लिए हम लोग इसको मृदभांड को ही आधार मानते हैं कि भैया सिंध घाटी सभ्यता को हम लोग आर्यों से पूर्व रखते हैं मृदभांड के आधार पर। आगे रहा कि सिंध घाटी संस्कृति, ठीक है, सिंध घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि क्या दोनों के बीच में डिफरेंट था। ठीक है, तो वैसे तो एक डिफरेंस ये भी है कि भाई दोनों, अब देखो उसके पास चित्रलेखी लिपि थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भाव चित्रात्मक लिपि मैंने पहले ही बता दिया। और जब आप जाते हो वैदिक सभ्यता में तो वेद आप नहीं पढ़ सकते हो, वो पठनीय है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। आगे आओ, कह रहा है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। हड़प्पा सभ्यता के शहर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन मेंस का क्वेश्चन बनता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब एक पेपर में ए एंड बी 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ए प्लस बी होंगे, ए प्लस बी कहीं है नहीं, तो आंसर यहीं से मिल गया, उपयुक्त सी। आपको एक नहीं भी पता है ना तो भी काम चल जाएगा। कह रहा है इसके पास लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो देखो बिल्कुल सही बात है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिमाग में रखना, ये एक कहा भी जाता है ये वणिक वर्ग के हाथ में ये व्यवस्था रही होगी। ठीक है, यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पे व्यापार जो था, जो यहाँ पे ठीक है व्यवसाय था, वो व्यापार वाणिज्य क्या था, यहाँ पे व्यापार वाणिज्य काफी उन्नत था। ठीक है, ट्रेड बहुत बढ़िया था, फॉरेन से लोग ट्रेड करते थे। अब सोचना, व्यापार वाणिज्य समकालीन सभ्यताओं से, लोग मेसोपोटामिया इन सब सभ्यताओं से लोग ट्रेड करते थे। अब समझो, तो व्यापार कब अच्छा रहेगा, जब वार ना हो, लड़ाई। हालांकि एक जगह वार के साक्ष्य मिलते 15-20 लोग की मारे जाने के, ठीक है, लेकिन ठीक है वार ना हो, तो यानी लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव होगा। और लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य मैं आपको बता भी दूं, ठीक है, ये लेटर वैदिक पीरियड की घटना है, ये लेटर, ठीक है, वैदिक पीरियड की घटना है। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल की घटना है। अच्छा, ये बात हो गई। आगे आता है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भाई हड़प्पा संस्कृति में आपको शिलालेख भी मिलते हैं, देखो ये फोटो, ठीक है, पकी हुई मिट्टी की मोहरों पर, मोहरे पे कई सारी चीज़ें लिखी गई रहती हैं। पुरातात्विक खुदाई करते तो और सारा बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लिपस्टिक मिलती है, जिससे पता चलता है कि यार कि सौंदर्य का ज्ञान था इन लोग को। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। आंख मूंद के कभी उपयुक्त सभी मत मानना, थोड़ा सा पढ़ के ही मानना है। 90% केस में उपयुक्त सभी सही होता है, बट थोड़ा पढ़ लेना है फिर मारना है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमा का कौन बनाते हैं। तो अगर मान लो कि भाई ये हड़प्पा की बाउंड्री होगी, तो हड़प्पा का जो नॉर्दर्न सीमा है, ध्यान देना है, हड़प्पा की जो नॉर्दर्न सीमा है उसको हम लोग कहते हैं मांडा, उसका नाम क्या है मांडा।
और मांडा आपका क्या पे है, ठीक है, ये आपका है JNK। और मांडी कहाँ पे बताना आप लोग, ठीक है। इसके बाद से दक्षिणी सीमा को हम लोग कहते हैं दैमाबाद, दैमाबाद यानी महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद से आती है आपकी पूर्वी सीमा, ठीक है। जब आप लोग पूर्वी सीमा पे आओगे तो पूर्वी सीमा आपका है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पे आपका, यूपी में है। आप पश्चिमी सीमा पे जाओगे तो पश्चिमी सीमा जाहिर सी बात है, ठीक है, ध्यान देना है, निकल जाएगा पाकिस्तान में, तो सुतका गिंडोर है, सुतका गिंडोर कहाँ पे है, ये आपका बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में। ये आपकी बाउंड्री हो गई, हो गई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बाउंड्री हो गई। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछते कि आपको कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ठीक है, पूछा भी है, अभी आगे आएगा, बता देंगे, आप लोग बता दोगे तो बढ़िया बात है। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखे हैं, एक लिखा भैया हड़प्पा, दूसरा लिखा हस्तिनापुर, तीसरा लिखा तक्षशिला, चौथा लिखा कौशाम्बी। बोला इसके बारे में बता दो, मैच करा दो, ठीक है। अच्छा, हस्तिनापुर के बारे में एक चीज़ हमने पढ़ दी, ओसीपी पढ़ दी। किसी को कुछ ना पता हो लेकिन ये तो पता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। ये तो क्लियर पता होगा भाई, दयाराम साहनी, ठीक है। एक मोहनजोदाड़ो के राखलदास बनर्जी जी हैं, ठीक है। तो दयाराम साहनी तो आपको मिल गए, यानी ए का क्या होगा, 3 होगा। और जैसे ही ए के 3 पे जाओगे, बहुत सिंपली आंसर मिल गया, बहुत सिंपल आंसर मिल गया, ठीक। अब हमारा काम क्या है, बाकी को तैयार कर लेना। हस्तिनापुर की धरती कैसी हो गई थी, लाल हो गई थी भाई। इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले की भी जो एक विश्व युद्ध है हम लोग कह सकते हैं, उसमें सारे स्टेट टकरा गए थे, वो हस्तिनापुर है, ठीक। हस्तिनापुर की गद्दी के लिए तो बीबी लाल राइट आंसर। आगे आ जाओ, तक्षशिला के कौन है, जॉन मार्शल। कौसाम्बी, ठीक है, कौसाम्बी के कौन है, मजुमदार, ठीक है, MG मजुमदार, ठीक है। मजुमदार कौन है, कौसाम्बी के उत्खनन करता है या खोज करता है, जो भी बोल लो, ठीक है। तो ये आपको मुझे लगता है ये 2 फैक्ट तो याद करना पड़ेगा। हस्तिनापुर तो आप लोग कभी भी, मतलब जिस कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट में भी दिमाग में रख लोगे तो वो कभी भी आएगा ना, तो आप टिकी ना मारता भाई, याद करके सुनाना थोड़ी है। हस्तिनापुर तो आप सोचोगे यार लाल था, मतलब बहुत बताना थोड़ी है, बीबी लाल था कि सीबी लाल था, कोई बात नहीं है भाई, लाल खोजेंगे, मारेंगे, टिक निकल जाएंगे, ठीक है। आते हैं, कह रहा कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, ठीक है। मौर्य काल से, कुषाण काल से, उत्तर वैदिक काल से या प्री आर्यन से। तो मूर्ति पूजा आपकी प्री आर्यन से स्टार्ट है, ठीक है। मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वो पूर्व काल में माना जाता है, ठीक है, ठीक। क्योंकि आप देखोगे आर्यंस, अच्छा ये पूर्व आर्य का मतलब क्या है भाई, प्री आर्य का मतलब है हड़प्पा। प्री आर्य का मतलब क्या है, हड़प्पा। अभी हम लोग देख रहे हैं मृदभांडों के आधार पर हड़प्पा को पहले रखा जाता है, ठीक है। तो कि यहाँ पे आप कई सारे देवियों की मातृदेवी, यहाँ पे देखो मातृदेवियों की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा देते हैं, मातृ मूर्तियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। जिस आधार पर लोग कहते हैं यहाँ पे मातृ सत्तात्मक रहेगी, लेकिन मातृ सत्तात्मकता का अदर एग्जाम्पल नहीं मिलता है। करा कि एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से 2 चीज़ मिली है, एक जगह से हल का साक्ष्य मिला है और एक जगह से जुते हुए खेत की साक्ष्य मिली है, ठीक है। तो देखो जो जुते हुए खेत की साक्ष्य मिली है वो कालीबंगा से मिली है, ठीक है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ध्यान है, लोकेशन भी पूछ देता है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत की साक्ष्य मिले हुए, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद से आप आ जाओगे तो यहाँ पे लिखा है सावधान R37 गोदी नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। और जूता हुआ के नर्तकी की मूर्ति हमको बताया कि मेटल से बनी हुई थी, आप लोग बता भी सकते हैं कांसे की बनी थी या किससे बनी थी, ठीक। तो नर्तकी की मूर्ति थोड़ा एडवांस थी, मोहनजोदाड़ो से संबंधित है, ठीक है। तो डी का तो हो गया 3, डी का 3 खोजो तो डी का 3 यहाँ पे है और डी का 3 यहाँ पे है, यानी सी और डी ऑप्शन में डी का 3 है। आ जाओ, देखो लोथल एक आप समझना कि बंदरगाह सिटी थी, बंदरगाह शहर है, ठीक है। यही कारण है यहाँ से आपको बोट यानी नाव के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं, नाव के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। बंदरगाह शहर था लोथल, नाव के साक्ष्य आपको एक जगह से और भी मिले, आप बता सकते हो, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। लोथल से नाव के भी साक्ष्य मिले हैं। तो गोदी का मतलब गोदीवाड़ा, तो इसको हम लोग सीधा मिला सकते हैं, लोथल को गोदी से मिला सकते हैं, गोदी मतलब गोदीवाड़ा।
तो बी का हो गया 2, बी का 2 देखो यहाँ पे है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं क्योंकि 3 भी होना चाहिए, बी का 2 फिर यहाँ पे है। आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कालीबंगा से अभी हम लोग पढ़े ही हैं, जुदा हुआ खोद की साक्ष्य मिली। हड़प्पा से सावधान आर, एक्चुअली सावधान ऐसे मतलब क्रम बनते थे जो खुदाई होती थी, ठीक है, ऐसे से, तो उसमें आर ऐसे मान लो कि अब ये वाला क्रम जो है ये आर रो में 37 पॉइंट है, तो आर 37 पॉइंट पे हमको सावधान की साक्ष्य मिल होंगे, तो इसका नाम है सावधान आर 37। ठीक है, अब हम लोग इधर आते हैं, इधर लिखा हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा और पैठन। कह रहा भाई मिलाओ एक बार, सबको मिलाओ। अब मिलाने का इस लोकेशन को रिवर्स से, तो एक में देखो, एक में क्या लगा, नाग और अर्जुन दिख रहा है। ठीक है, अर्जुन का संबंध सीधी सी बात है किससे है, इनके रथ के सारथी कृष्णा। याद करा रहा हूं, सीधी सी बात है, याद कर जाना। तो नागार्जुन कोंडा हो गया। अच्छा, कुछ नहीं याद होगा तो गंगा पुत्र तो याद ही होंगे। भीष्म, भीष्म का संबंध कहां से, हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर का गंगा मिला दो। ठीक है, तो भी आपके 2 ऑप्शंस मिल जाते थे। इतना तो पता ही होगा। हड़प्पा पाकिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, इसमें पाकिस्तान में ना। गोदावरी क्या पाकिस्तान में बह के जाएगी, गंगा क्या पाकिस्तान में बह के जाएगी, कृष्णा क्या पाकिस्तान में बह के जाएगी, क्या हो गया, सोचो कितना क्वेश्चन आसान था, मिल गया आंसर। आ जाओ अगला, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा भी जस्ट मैंने पढ़ाया। ठीक है, अब सोचो, इसमें कुछ मत सोचो, आपको अगर ये पता है तो इसको तो भाई यहां से मिला दो, 1 आध 3, 1 आध 3, 1 आध 3 जैसे करोगे, सी नंबर ऑप्शन गलत हो गया, डी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। अब आपके पास क्या बचे हैं, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखो कालीबंगा, कालीबंगा भी मैंने जस्ट पढ़ाया कि जुती हुई खोद की खेत की साक्ष्य, कालीबंगा का घग्गर। देखो ये सब क्या है, पीवाईक्यू से ही तो मिल रहे हैं, ये सब क्वेश्चन कभी भी आते हैं। अभी जो आपको लग रहा है सर ये तो रिपीट कर रहा है, तो ये पीवाईक्यूज में ही आते हैं, इसके लिए रिपीट कर रहे हैं। इसलिए आंसर तो आपको मिल गया भाई, ए हो गया। लोथल, लोथल अभी मैंने बताया भाई लोथल क्या है, एक गोदीवाड़ा है। ठीक है, नाव के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ये भोगवा नदी के किनारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है भोगवा। ठीक है, हालांकि देखो लोथल आपका गुजरात वाले बेल्ट में पड़ता है। ठीक है, और ठीक, तो ये हो गया भोगवा। रोपड़ आपका हो गया सतलज नदी के किनारे। ठीक है, रोपड़ आपका हो गया सतलज नदी, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, याद कर जाना। कह रहा है कि सेंधो सभ्यता का महान स्नानागार, तो जितनी भी बड़ी चीज़ें ना, थोड़ा जिससे आपको लगे यार ये वास्तव में बड़ा स्मार्ट, मतलब साइंटिफिकली आगे बढ़ी हुई चीज़ें, वो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। जैसे नर्तकी की मूर्ति एक मेटल की बनी है, किस मेटल की बनी है बताना। ठीक है, तो वो मोहनजोदाड़ो की बनी हुई है। आप देखोगे जो महान स्नानागार है उसका शेप देखोगे, साइंटिफिकली शेप है। ठीक है, स्वच्छ पानी उसमें रहे, पानी निकल जाए, उस पानी का यूज़ किया जा सके। ठीक है, महिलाओं के लिए मतलब ड्रेस चेंज करने के ऑप्शंस बनाए गए हैं, तो बहुत ही स्मार्ट तरीके, तो साइंटिफिकली आपको हमेशा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, कभी भी अगर दिमाग में जाए ऐसा तो आप लोग मोहनजोदाड़ो को टिक कर सकते हो। सिंध सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, असत्य है। गलत, हमेशा वही मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। ठीक है, कि जब क्वेश्चन आया था कि हाँ कौन सा अंतर है हड़प्पा और वैदिक पीरियड के बीच में, तो मैंने आपको बताया कि लोहे से ये लोग लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में परिचित हुए थे, उत्तर वैदिक काल में। तो यानी ये तो गलत है, ये तो गलत है, आंसर तो मिल गया आपको। बाकी नगर नियोजन बढ़िया था, व्यापार वाणिज्य उन्नति ये बताया, मातृदेवी को उपासना, ये सब चीज़ बताया हुआ हूँ मैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं आलमगीरपुर। आलमगीर तो भाई ये किसको नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लोथल अभी बताया हूँ गुजरात में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अभी आप देखो जुते हुए खोद के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हरियाणा मतलब हरियाणा वालों से बेहतर भाई खेती कौन कर सकता है। ठीक है, तो कालीबंगा क्या हो गया, हरियाणा हो गया यहाँ पे, सॉरी ठीक है, एक सेकंड। ठीक, और रोपड़ का पंजाब, सही है, रोपड़ हमने पढ़ा भी है, सतलुज नदी किनारे है। कालीबंगा जो आपका है, ये यहाँ पे जल्दीबाजी में गलती निकल गई है, कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब यही मैं बोल भी रहा हूँ, देखो कभी भी अगर आपको नहीं पता है हरियाणा की कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो आप राजस्थान तो नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि भाई राजस्थान से क्या हुआ है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब बोले भाई खेत को जोत लेगा, पानी चाहिए, भाई यहाँ पे पानी कहाँ पाएगा, वही पहले समय पानी कहाँ पाएगा, आज दिक्कत होती है, इसलिए दिक्कत कर जाओगे। ठीक, तो ये दिमाग में रखना है, याद कर लेना है।
ये मरुस्थलीकरण का समय के साथ विकास होता है। अब देखो कोई मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, ठीक है, प्रसार के कारण पे मेंस में क्वेश्चन आता है, वो लोग जब मेंस पढ़ेंगे तो करा देंगे। कह रहा है कि सिंध सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 4 ऑप्शन है भाई। लोथल तो मैंने अभी बताया आपको, गुजरात है, ये हम लोग ने पढ़ा है। कालीबंगा राजस्थान है, तो 1 न होगा न 2 होगा, 1 न होगा न 2 होगा, 1 न होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। 3 और 4 आलमगीरपुर और हुलास। आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है? आलमगीरपुर आपका मेरठ में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है? मेरठ में। हुलास आपका कहाँ पे स्थित है? तो सहारनपुर में। अब आप क्या करोगे, ऊपर एक मैप के साथ मैंने यूपी स्पेशल का बताया ना कि वेस्ट टू ईस्ट मैच करा था, लिखैया को, मेहदा को। तो आप क्या करो, मेहदा, लिखैया, आलमगीरपुर और हुलास, इनको मैच अरेंज कर लो, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, जैसे बैठ पाए, ठीक है। इसको कर लो, पेपर में 2 क्वेश्चन आ सकता है। हड़प्पा संस्कृति के असल उनकी स्थिति मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा है, लोकेशन के साथ कौन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। अब आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तो अभी देखियो भाई सही है। अब यहाँ पे बनौली हरियाणा कह रहा है, अच्छा यहाँ पे देखो राखीगढ़ी कह रहा है राजस्थान और दैमाबाद कह रहा है महाराष्ट्र। ये 2 चीज़ तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है, ठीक है, ये 2 चीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हो, आलमगीरपुर और दैमाबाद। अब यहाँ पे आती है बात बनौली, तो बनौली है, बनौली आपका क्या है, बनौली आपका हरियाणा में ही स्थित है, ये भी सही है। जो आपका गलत है, ठीक है, वो है राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी राजस्थान मैच कराए। देखो राखीगढ़ी आपका जो है, राखीगढ़ी आपकी हरियाणा में स्थित है। आप बताओगे राखीगढ़ी से साक्ष्य क्या मिलते हैं? मैंने थोड़ा सा पहले वो हिंट दिया है कि एक जगह से चौथी भी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो बता सकते हो राखीगढ़ी के बारे में, ठीक, कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है। आप लोग ये चीज कमेंट कर सकते हो। आगे आते हैं हम लोग, ये मैच कराओ भाई। मांडा को अभी मैंने जस्ट बताया है, 1 या 3 से मैच करा दो, 1 या 3 मैच कराओगे, आंसर आ गया। इसमें क्या नहीं पता है? मांडा भी बताया आपको, दैमाबाद भी आपको पता है, कालीबंगा भी आपको पता है, राखीगढ़ी भी पता है, तो सारा पता है। इधर आओ, ठीक है, मांडा को जम्मू कश्मीर से मैच कराओ, बता ही चुका हूं मैं आपको। हुलास और आलमगीरपुर अभी बताया उत्तर प्रदेश में है, ठीक, तो डी का 1 इजली मैच कराओ, आंसर मिल गया। बताओ इसमें क्या नहीं पता था आपको? जो नहीं पता, जैसे बालू नहीं पता, तो बालू नहीं पता, ये इंपॉर्टेंट कर लो ऐसे अपने नोट्स में, और नोट कर लो कि बालू नामक पूरा जो स्थल है वो हरियाणा में स्थित है, ठीक है, या हरियाणा में स्थित पूरा स्थल। अब यहाँ पे बालू हो गया, राखीगढ़ी हो गया, याद कर जाओ, ठीक है। पाडरी, ये अभी आपको न्यू मिला है, ये दिमाग में रखो, याद कर जाएंगे। पाडरी गुजरात में, ठीक है। आज हम लोग अगला कह रहा है कि कौन सा सिंध में अवस्थित है, सिंध में निम्नलिखित में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो भैया हड़प्पा तो अभी हम लोग देखें कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, पढ़े ही हैं, हड़प्पा रावी के किनारे है। 1 तो नहीं होगा, 1 नहीं होगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पड़े हुए हैं, 1 तो नहीं हो गया। 2, 3, 4 सी नंबर ऑप्शन में है, तो 2, 3 तो यहाँ पे है ही है, तो 2, 3 तो सही है, यानी 2 जो है वो सिंध नदी के किनारे है, 3 भी सिंध नदी के। सुरकोटदा है कि नहीं है, यही डाउट है कि भाई सुरकोटदा किस नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे है या नहीं, यही एक डाउट है, ठीक है। अब बताना सुरकोटदा का लोकेशन अगर आप देखोगे, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सुरकोटदा है कहाँ पे? तो सुरकोटदा आपका है गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। तो भाई सुरकोटदा जब गुजरात में स्थित है, कोई कहेगा क्या कि गुजरात में सिंधु नदी बहती है? कोई ऐसा, ठीक है, हाँ, सिंध नदी बहवा भले लीजिए अखंड भारत में, ठीक, लेकिन गुजरात में नहीं आएगी, ठीक है। हनुमान जी भी पर्वत लेके आए थे, नदी नहीं, तो ये ऑप्शन भी यानी गलती होगा, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। आगे कह रहा कि चौंदड़ों का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया, ठीक है, किसके निर्देशन में चौंदड़ों का उत्खनन किया गया? देखो यहाँ पे 2 फैक्ट बहुत क्लियर है, बहुत दिमाग में रखना है चौंदड़ों वाले मुद्दे पे। तो कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से लगभग इतना किलोमीटर दूर, कोई मतलब नहीं है। चौंदड़ों की खोज की अगर बात करेगा तो खोज 1931 में ही की गई थी एमजी मजुमदार जी के द्वारा। एमजी मजुमदार जी के बारे में, कौसाम्बी के बारे में भी जो संबंध है वो एमजी मजुमदार जी का ही है। तो चौंदड़ों की खोज किसने की? तो चौंदड़ों की खोज की एमजी मजुमदार जी ने, ठीक है, लेकिन उत्खनन किसने की, खना किसने? तो लगभग 3-4 साल बाद स्टार्ट करते हैं मैके, ठीक है। मैके क्या करेंगे? मैके उत्खनन करेंगे। तो खोजा कोई और खना कोई और, 2 बातें हैं चौंदड़ों के संदर्भ में।
खोजे हैं, ठीक है, मजुमदार जी, इनकी मजबूरी थी कि ये उत्खनन नहीं कर पाए, खन नहीं पाए, खोज पाए बस भाई यहाँ पे कोई एक विकसित शहर यहाँ पे मौजूद है, तो खोज तो लिए लेकिन खने नहीं, खनने का काम किसने, मैक ने किया, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे पूछा क्या है, उत्खनन का निर्देशन किसने किया, तो मैके ने किया। आई बात समझ में? सिंध घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है, लोथल कोई बोलेगा पाकिस्तान में, कालीबंगा कोई बोलेगा पाकिस्तान में, आलमगीर कोई बोलेगा पाकिस्तान में, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी सभ्यता है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, तो फैक्ट से याद करना। दधेरी आपका कहाँ पे स्थित है, तो दधेरी आपका पंजाब में स्थित है, जो कि एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। कौन सी सिंध घाटी सभ्यता भारत में स्थित है, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ये आपका कहाँ पे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शंस आपको पता ही चल गया। अब देखो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा पढ़ चुके हैं। लोथल किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, ठीक है। कौन सा पत्तन नगर यानी गोदीवाड़ा है, तो लोथल, ये तो मैंने पहले ही बता दिया यार। ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल क्या है, अब देखो वैसे अगर आप ओवरऑल यहाँ पे देखो हड़प्पी स्थलों का जो क्रम है ना, वो यहाँ पे लिखा है। सबसे बड़ा 5 स्थलों का क्रम लिखा है, पूरे 5 जो हड़प्पी स्थल हैं जो बिगेस्ट है। तो बिगेस्ट में पहले जो 3 है वो पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो से ही हमको क्या मिला है, क्या मिला है, नर्तकी के साक्ष्य, महान स्नानागार के साक्ष्य, ये सब हमको कहाँ मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। खोज किसने की है, तो राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा किसने खोज की, बताना। हड़प्पा से 837 के जो साक्ष्य हैं वो हड़प्पा से ही मिले हुए हैं, ठीक है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी नदी किनारे। गनेरी वाला, ये 3 टॉप 3 है, पाकिस्तान में है। चौथा और पांचवा आपका है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है, पढ़ाया हूँ, बताना। धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा से ही 3 पार्ट में आपको नगरों के साक्ष्य मिलते हैं, ये मैंने अब बता दिया। तो सबसे बिगेस्ट अगर भारत में पूछेगा तो राखीगढ़ी, ठीक है, और राखी तो बड़ा, ठीक है, राखीगढ़ी बड़ा, तो सबसे बिगेस्ट राखीगढ़ी। और अगर ओवरऑल पूछेगा तो मोहनजोदाड़ो, ओवरऑल पूछेगा तो मोहनजोदाड़ो, ठीक है। 1 घंटे के ऊपर की क्लास हो गई है, अभी हम लोग थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं, ठीक है। 10 पेज मेरा टारगेट था पर उतना हो नहीं पाया, 7 पेज हो पाया है शायद, 6 या 7 पेज। कोई नहीं, थोड़ा स्पीड कल से थोड़ी तेज करेंगे तो जल्दी कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।